तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन और स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन देखा। तो हम लोगों ने दोनों वेव इक्वेशंस देख लिए। अब हमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन देखना है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के लिए हमें स्क्रॉडिंजर का टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कंसिडर करके हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो जो भी वेव इक्वेशन होता है वो अगर नॉर्मलाइज ना हो तो हमें उसे नॉर्मलाइज करना होता है। तो हम देखेंगे पहले कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन होता क्या है, फिर वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग कोई भी वेव इक्वेशन जो भी नॉर्मलाइज्ड नहीं है उसको हम लोग नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वेव फंक्शन का, उससे अगर हमारा वेव इक्वेशन जो है वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो हमें हमारे वेव फंक्शन का बिहेवियर अच्छे तरीके से पता चलता है कि उसका बिहेवियर क्या है। हम लोग वेव फंक्शन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। Okay, so if your wave function is not normalized, you will not able to identify the actual behavior of your wave function. So in order to find out the actual behavior of wave function, your wave function should be normalized. That means that your wave function should be normalized. You should know how to normalize your wave function. So अलग अलग वेव फंक्शंस होते हैं अलग अलग सिस्टम के। 1D बॉक्स के अलग होंगे, फिर 2D बॉक्स के अलग होंगे। हर सिस्टम के वेव फंक्शन जो है 3D बॉक्स वो अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होने के कारण सबके वेव फंक्शन भी अलग होंगे और उसके कारण नॉर्मलाइजेशन हमें अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स ऑफ साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, सो ये क्या है हमारा स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। आप लोगों को अगर ये अभी तक बाय हार्ट नहीं हुआ होगा तो आप लोग लिख के देखिए ताकि ये इक्वेशन आपको ध्यान रहे। इसी की मदद से हम लोग आगे की हर चीज़ कर पाएंगे, राइट। सो यू शुड नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन एंड टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ओके, सो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स ऑफ साई इक्वल टू ई साई। सो ये इक्वेशन जो है इसका जो हर इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का भी एक सोल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन की सोल्यूशन को हम लिखेंगे साई ऑफ एक्स के फॉर्म में। ठीक है, अब साई ऑफ एक्स इसका एक सोल्यूशन है, तो इसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इस साई ऑफ एक्स को कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैंने इसको साई ऑफ एक्स को 2 साई एक्स लिखी, 3 साई एक्स लिखी, 4 साई एक्स लिखी, या C1 लिखी, C2 लिखी, C यानी कांस्टेंट, C3, C4, C5, ऐसे कई सारे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करी उसके सॉल्यूशन को, तो वो भी हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स कि हमारे इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना। सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे। कैसे कि जो भी हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेव फंक्शन के सॉल्यूशन है, उसको हमने अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कोई भी कांस्टेंट से, तो वो भी हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वो भी हमारे वेव फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। पर इसमें से इतने सारे सॉल्यूशन में से, जैसे मैंने बोली कि साई एक्स ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसको मैंने C1 साई एक्स से मल्टीप्लाई करी, C1 साई एक्स भी सॉल्यूशन है, C2 साई एक्स भी सॉल्यूशन है, C3 साई एक्स भी सॉल्यूशन है, C4 साई एक्स भी सॉल्यूशन है, ऐसे कई सारे सॉल्यूशन हैं। पर इसमें से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगी। हमारे इक्वेशन के भले ही बहुत सारे कई सारे सॉल्यूशन होंगे, पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो एक ही सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ कंसीडर किया d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स ये इसका सॉल्यूशन है, तो y इक्वल टू 2 साइन एक्स भी इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया कि इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर मैंने उसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो भी वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब 2 साइन एक्स मैंने ली,
अब मैंने इसकी डेरिवेटिव निकाली dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स 2 sin x का क्या होगा 2 cos x, और d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा -2 sin x। अब -2 बाहर ली और sin x क्या है मेरा y, तो ये क्या हो गया -2y। अब मैं इसको लिख सकती हूँ d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इधर लेके आई प्लस y इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, ये चीज़ हमने प्रूव की है कि हमारे इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर मैंने उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो भी हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन बी गिवन बाय साई एक्स। ये वाले इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये साई एक्स भी है, C1 साई एक्स भी है, C2 साई एक्स भी है, C3 साई एक्स भी है, C4 साई एक्स भी है, ऐसे कई सारे सॉल्यूशन है इसके। बट क्या प्रॉब्लम है, ये सारे सॉल्यूशन हैं बट इसमें से कोई एक ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू सॉल्यूशन को एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेटिस्फाई करती है, बिकॉज इसमें से कोई एक ही रियल पार्टिकल के लिए यूज़ होगा, बाकी रियल पार्टिकल के लिए यूज़ नहीं होगा इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो बट नॉट ऑल ऑफ दिस सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी यूज्ड फॉर रियल पार्टिकल। रियल पार्टिकल के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन यूज़ होगा, ओनली वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड फॉर रियल पार्टिकल टू नो इट्स बिहेवियर। क्या करता है वेव फंक्शन, हम लोग वेव फंक्शन बिहेवियर पता करने के लिए यूज़ करते हैं कि पार्टिकल का बिहेवियर क्या है। तो जो इसका सॉल्यूशन है, कई सारे सॉल्यूशन होने के बावजूद बस एक ही सॉल्यूशन रियल पार्टिकल के लिए सेटिस्फाई करता है, जो बताएगा हमारे पार्टिकल का बिहेवियर। तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहिए, ना कि इतने सारे भले ही उसके सॉल्यूशन है, पर इतने सारे सॉल्यूशन में से एक ही सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा रियल वैल्यू को, और वो हमारे पार्टिकल का बिहेवियर बताएगा। ओके, तो अब मैंने कंसीडर करी हूँ एक वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब जहाँ पे भी आयोटा है वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो साई स्टार हो जाएगा मेरा ए माइनस आई बीटा। ठीक है, तो साई इंटू साई स्टार मतलब प्रोडक्ट ऑफ साई एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो क्या होगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर। और मॉड ऑफ साई स्क्वायर अगर मैं साई इंटू साई यहाँ करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, और आई स्क्वायर माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एक रियल क्वांटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ अ रियल क्वांटिटी, एंड मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर से आप क्या निकाल सकते हो, हमारे इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहाँ पर सबसे हाईएस्ट रहेंगी यहाँ पे, तो वहीं पर पार्टिकल को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा होंगी। कहाँ पर, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है वहाँ पर। सो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नॉर्मलाइज अगर हम लोगों को करना है तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हमारी कंडीशन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये अगर ये इक्वेशन इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ साई ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये अगर 1 है तो ये क्या रहेगा, हमारा इक्वेशन नॉर्मलाइज्ड रहेगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई एक्स होल स्क्वायर डी एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये वाली स्टेप में हमने इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी n इंटू साई ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, n को अभी बाहर लिया तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर बाहर आएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, n स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी n है, n क्या है मेरा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या आया है मेरा, 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसको मैंने अगर ये इक्वेशन में रख लिया जहाँ पे मैंने n
की वैल्यू निकाली है, तो ये मेरा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोगों को बोले है, कुछ एग्जाम्पल दिया है और बोला है कि इसको नॉर्मलाइज करो, तो आप लोगों को कैसे करना है वो स्टेप भी उसमें पता चल जाएंगी। तो ये एक मैंने 1D बॉक्स कंसिडर किया है। 1D बॉक्स मतलब 1 डायमेंशनल बॉक्स। उसमें क्या होता है, 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल होता है उसको हम कन्फाइन करते हैं, कि वो कन्फाइन करते हैं किसमें, कन्फाइन मतलब रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एक ही डायमेंशन में मूव होना चाहिए। इस डायमेंशन में x=0 से x=l तक। लेंथ क्या है इस 1 डायमेंशनल बॉक्स की, l लेंथ है। 0 से l तक मतलब वो x डायरेक्शन में ही मूव करेगा। हम कन्फाइन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो ये एक 1 डायमेंशनल बॉक्स में हम लोगों को नॉर्मलाइज करना है हमारे वेव फंक्शन को। तो हमें उसके पहले पता है कि जो 1 डायमेंशनल बॉक्स है हमारा, उसका वेव फंक्शन क्या होता है, sin nπ/lx। ये हमारा वेव फंक्शन है किसका, 1D बॉक्स का। ये आपको पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन ऑफ 1D बॉक्स इज sin nπ/lx। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉर्मलाइज करना है ये वेव फंक्शन को। तो मैंने क्या बताया, नॉर्मलाइज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने वो यही इक्वेशन जो 1D बॉक्स का इक्वेशन है वेव फंक्शन का, उसको हमने मल्टीप्लाई किया n फैक्टर से दोनों साइड से। तो n psi x n sin nπ/lx हो गया। ठीक है, फिर हमने n psi x n sin nπ/lx। अब हम लोगों को इसको नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to ∞ mod of psi of x होल स्क्वायर dx=1। अब psi x की जगह मेरा क्या आ जाएगा, n psi x आएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है। तो n psi of x होल स्क्वायर dx=1, n स्क्वायर बाहर। अब psi x होल स्क्वायर dx=0। अब psi x होल स्क्वायर dx मतलब psi की जगह मैं क्या रख लूँगी, psi मेरा क्या है, वेव फंक्शन sin of nπ/lx dx। अब ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन, n स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ साइन स्क्वायर nπ/lx इंटू dx=1। अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए मैं साइन के को कॉस के फॉर्म में रखूँगी, और वो सॉल्व करने के बाद जैसे 1 - cos 2 थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके साइन के जगह हम लोग कॉस की वैल्यू रखेंगे, और उसमें हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएंगी, l/2। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे लिमिट्स -∞ to ∞ है। अगर हम साइन की जगह कॉस को पुट करेंगे तो वो 0 to l हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आएंगी, n स्क्वायर इंटू l/2 = 1, और n की वैल्यू क्या आ गई, √2/l। और ये √2/l n की वैल्यू जो है वो मैं किस इक्वेशन में रखूँगी, इस इक्वेशन में, और इससे क्या आ जाएगा फिर मेरा नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, या इस इक्वेशन में रखूँगी तो इससे वेव फंक्शन मिलेगा जो कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। n की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी हमारा वेव इक्वेशन जिस भी फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, n की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी तो psi x √2/l sin nπ/lx। ठीक है, तो ये हमारा है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ 1D बॉक्स। आई होप आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन फंक्शन जो है ये समझ आया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ और ऑपरेटर, पोजीशन और मोमेंटम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले आप लोगों के ये वाले कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस करके देखना, और कई सारे वेव फंक्शन कंसीडर करना, और उसके जो नॉर्मलाइजेशन है वो निकाल के देखना। थैंक यू।